चलो लेट्स बिगिन। जहाँ से भी लेफ्ट आउट वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा का पेपर हमने उठा रखा था एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे कि पूरा का पूरा हमें प्रोविजंस भी पढ़ने चाहिए। अगर हम इस स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हैं तो खाली एक हम पेपर नहीं डिस्कस कर रहे, बेसिकली हम इसमें सारे के सारे प्रोविजंस को भी डिस्कस करते हैं, जितने भी प्रोविजंस आते हैं। प्लीज़ म्यूट कर लो, सबके सब म्यूट कर लो जिसने भी आंसर करना है, जिसने भी कुछ भी बोलना है वो मेरे को पर्सनली बोलना। प्लीज़ म्यूट कर लो जिसका भी अगर है, जिसने कुछ भी बोलना हो मेरे को पर्सनली बोल सकता है मैसेज में, यहाँ पर नहीं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ पर्सनल बार्स टू द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ? सेक्शन 14, 15, 16, 17। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ पर्सनल बार्स टू द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ? बताइए, इनमें से कौन सा सेक्शन है? सी। ठीक है, वेरी गुड वीरेंद्र। सेक्शन 16 ही है जो कि बार करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और सेक्शन 16 जो है बेसिकली वो कहता भी क्या है? सेक्शन 16 जो है वो कहता है कि हम कब अपना सूट फाइल नहीं कर सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपके फेवर में कब एनफोर्स नहीं हो सकती। सेक्शन 16 इससे डील करता है कि कब कब आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलती। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है? मान लो कि अगर दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मेरे को तुम अपना हार बेचोगे, मतलब कि तुम मेरे को 100 साल पुराना अपना हार बेचोगे हीरे का। ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो सेल करेगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि अब बी कोर्ट में जाके ये कहेगा कि मेरे को स्पेसिफिकली ये हार ही चाहिए, इसके अलावा मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। अब कब कब ऐसी स्पेसिफिक रिलीफ आपको नहीं मिल सकती, ये एक पर्सनल बार है, सेक्शन 16 में दिया हुआ है। ठीक है, क्या कोई ऐसा बार हमें कहीं और भी दिया हुआ है कि कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपके फेवर में एनफोर्स नहीं की जा सकती? एनीवन हैव एनी आइडिया? कोई आइडिया है किसी को? मैसेज बॉक्स में बता दो। ओके, ठीक है, चलो सेक्शन 10, 14, 11 क्लॉज 2, 16, 20। ठीक है, इन सब में ये बातें बता रखी। चलो, और सेक्शन 16 जो है वो अब देख लेना। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कितनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 12 ईयर्स? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है अगर आपने सूट फाइल करना है कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर्स? आंसर करो सारे फटाफट, जो तुम आंसर करोगे वो तुम्हें याद रहेंगे सबको। जल्दी जल्दी, क्लास में बैठे हो डम हो गए नहीं कि चुपचाप सुना और चले गए। बी एक्टिव, इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। चलो, और अब से डेली करें, मिलेंगे भगवान ने चाहा। चलो, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 12 ईयर?
फटाफट आंसर करो सबके सब। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉल्स कंपन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अगर है, इसकी एंट्री नोट कर लो। ये पार्ट 7 में दिया हुआ है, पार्ट 7 एंड इसमें एंट्री 73। ठीक है, वहाँ पर जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर ये दिया हुआ है हमारे लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर पीछे जो हैं आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं। 137 है और आपके जो शेड्यूल उसमें एक पीछे दिया हुआ है कि किस किस का कितना होएगा। 1 ईयर वाले भी हैं, 2 ईयर्स वाले भी हैं, 3 ईयर्स वाले भी हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है 3 ईयर्स। 12 ईयर्स क्या है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। 10 डेज भी है, कहीं पर 30 डेज भी है, 60 भी है, 90 डेज भी है, सबका अलग अलग है। एंड इवन 30 ईयर्स भी है, तो एक सबका एक अलग अलग बना हुआ है। विच सेक्शन ऑफ द हरियाणा रेंट कंट्रोल एविक्शन डील्स एक्ट डील्स विद एविक्शन ऑफ टेनेंट्स? कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट से? 10, 11, 12 और 13। सेक्शन 13। ठीक है, ये हरियाणा का रेंट कंट्रोल एक्ट है, लोकल एक्ट है, आप इसको पढ़ लेना तो हो जाएगा। A petition for divorce may be presented under section 13 clause 1A if even after passing of a decree of restitution of conjugal rights which has not been restored for a period of at least 2 years, 6 months, 1 year, 18 months। आंसर करो, सोचो क्या इसका आंसर होएगा। सिंपल सी बात है, ये क्या पूछना चाह रहा है कि जो पिटीशन है डाइवोर्स की हम कब लगा सकते हैं? अगर इवन अगर आपके फेवर में या जो भी है डिग्री है पास हो गया, चाहे आपके फेवर में हुई है जैसे मर्जी हुई है, अगेंस्ट हुई है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री अगर पास हो गई है, अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते तो आपको कितने महीनों के अंदर, कितने सालों के अंदर आपको डाइवोर्स का पिटीशन आप डाल सकते हो। आरसीआर बेसिकली क्या होता है, अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ उसको छोड़कर चला जाता है तो सामने वाला क्या आरसीआर की डिग्री लगा सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, इफ एनीबडी हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, दिस इज नोन एज आरसीआर। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में आरसीआर। आंसर सी सी सी। सोचो। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 1 ईयर। अगर आपकी डिग्री जो है आरसीआर की आ गई, आपके फेवर में आ गई आरसीआर की डिग्री या अगेंस्ट आ गई, जो मर्जी हो, तब भी अगर कंप्लाई नहीं करते, चाहे आप नहीं करते वो नहीं करता, दोनों पार्टी में से कोई भी कंप्लाई नहीं करता, आरसीआर की डिग्री किसी के भी फेवर में आई, चाहे उसके अगेंस्ट भी आई हो, तब भी वो चाहे तो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। ठीक है, 1 ईयर के अंदर वो कर सकता है। तो वहाँ पर ईदर पार्टी लिखा हुआ है तो वो पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं, ईदर पार्टी लिखा है। ठीक है, कोई वो नहीं कि एग्रीड पार्टी लिखा है, ईदर पार्टी, चाहे जीतने वाली भी कर दे। जान के आरसीआर की डिग्री लेने के बावजूद पहले ऐसे करते थे, डाइवोर्स लेने के चक्कर में 1 साल तक कंप्लाई नहीं करते थे। ठीक है, खुद ही। तो यहाँ पर ईदर पार्टी जो है वो चाहे तो अपना पिटीशन डाल सकते हैं। एंड इवन 13(1)(a) में खाली ऐसा नहीं कि आरसीआर के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, बट इवन फॉर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में भी ये बात लगेगी, खाली आरसीआर में नहीं लगती, जुडिशियल सेपरेशन में भी ये अप्लाई होता है। तो नोट इट, दोनों में ये अप्लाई होता है। सेक्शन 84 में, सॉरी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, सेक्शन 13(1)(a) जो दे रखा है यहाँ पर, ये खाली आरसीआर के लिए अप्लाई नहीं होता, जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी होता है। और 1 ईयर इज द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलो, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली केस डेल्ट विद इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, एडल्ट्री, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या कन्वर्जन। सोचो।
जतिन ए मासी ए। ठीक है, और कोई फटाफट आंसर करो, सोचो क्या होएगा। नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली केस डेल्ट विद IBOM, एडल्ट्री, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, कन्वर्जन। ठीक है, ठीक बोल रहे हो जतिन हिमाक्षी। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो होती है वो हमें कहती है कि एक ऐसी शादी, मतलब कि जो कि इतनी ज़्यादा टूट चुकी है कि कोई भी उनमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, कई बार एक ऐसी मैरिज होती है, हस्बैंड वाइफ इतना ज़्यादा लड़ लेते हैं कोर्ट में भी या वैसे भी, कि एक दूसरे पे इतना कुछ बोल देते हैं कि वो शादी जो है वो ब्रोकन डाउन हो गई है। बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी और रिपेयर, बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी और रिपेयर। ठीक है, देन इट शुड बी डिसॉल्व, तो उसका डिसॉल्व होना ही बेहतर है। अब एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री होता है, एडल्ट्री तो हम सबको पता ही है कि अगर कोई आउट ऑफ वेडलॉक कोहैबिटेशन करता है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो एडल्ट्री है। IPC की एडल्ट्री से अलग है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों है। और है फिर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जब दोनों ही मियाँ बीवी राजी कि हमें अलग होना है, ठीक है, तो उनको डाइवोर्स मिल जाएगा बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें भी अलग कंडीशंस हैं, 13B में है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। फिर है कन्वर्जन, अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेना, अपना रिलीजन छोड़कर, ये भी एक वैसे ग्राउंड होता है, पर यहाँ पर इसमें नहीं है, वो तुम्हें थोड़ा बहुत बताना था, बता दिया। चलो, इसका करेक्ट आंसर है IBOM। और IBOM का जो हमारा सेक्शन है कौन सा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, 13(1)A, जुडिशल सेपरेशन RCR। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है हिंदू लॉ में। वैसे तो IBOM का स्पेसिफिकली कोई सेक्शन दिया नहीं हुआ, क्योंकि कोई मेजर नहीं होता इसको, क्योंकि कोई हम मेजर कर नहीं सकते इसे, बट फिर भी अगर प्री में आ जाए 13(1)A मार्क कर देना। The decree for RCR can be enforced under the following provision of CPC: Order 21, Rule 32, Rule 31, Rule 25, none of the above. Order 21, Rule 32 is the correct answer. ठीक है, Order 21, Rule 32. Very good. Rule 32 is the correct answer. तो इसका करेक्ट आंसर है द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड इन द फेवर ऑफ कैन बी एनफोर्स अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन। ऑर्डर 21, रूल 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये कैसे होता है? जो पार्टी डिफ़ॉल्ट कर रही है उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके, उसको अरेस्ट करके नहीं होता, उसकी खाली प्रॉपर्टी अटैच करते हैं। RCR सेक्शन 9 अभी हमने पढ़ा ना, देखा था थोड़ा बहुत, 13(1)A लिंक करा, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। चलो, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सीकिंग एन एनलमेंट ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड इज 1 year from the date of knowing the fact of fraud, 6 months from the date of knowledge of fraud, within 2 years from the incident of fraud, within 14 months from the date of knowledge of fraud.
वेरी गुड, 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग ऑफ फ्रॉड। ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कि कब हम एनलमेंट करा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। अगर कंसेंट जो है पेटिशनर की वो आपने ली है या फिर गार्डियन की आपने ली है बाय फोर्स और फ्रॉड, ठीक है, तो जब उसको पता लगेगा उसके कितने टाइम के अंदर वो केस फाइल करेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, इसने मेरे साथ शादी झूठ बोल के करी, जैसे कि आयुष्मान खुराना ने करी थी बाला मूवी में कि वो गंजा था। ठीक है, तो ऐसी ही फ्रॉड में कितने टाइम पीरियड होता है फाइल करने का, वो होता है 1 ईयर। और ये बात किससे डील करता है? सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का इससे डील करता है कि आपको 1 साल के अंदर सूट फाइल करना है। Forced intercourse by a man with his wife while a decree of judicial separation is in effect is punishable under Hindu Marriage Act, is punishable under IPC, is not an offence in India, none of the above. अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो रखे, जुडिशियल सेपरेशन अगर कोई फिर अपनी वाइफ के साथ फोर्स्ड इंटरकोर्स करता है तो क्या वो पनिशेबल है? देखो, अगर कोई फोर्स्ड इंटरकोर्स करता है तो वो एक पनिशेबल एक्ट है अंडर सेक्शन 376B। सबसे पहली बात, हमारा जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी अपनी वाइफ के साथ मतलब कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों की आपस में नहीं बनती तो वो दोनों जुडिशियल सेपरेशन से अलग अलग रह सकते हैं। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो पति और पत्नी तो रहते हैं पर उनको इंटरकोर्स करने की ज़रूरत नहीं, उनको मैरिज की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहें तो अलग अलग रह सकते हैं। ठीक है, वो मतलब कोर्ट ही कहती है कि अलग अलग रह लो, पर अभी डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है पर फिर भी अगर आप ऐसी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, वो भी फोर्सफुली, तो वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 376 क्लॉज 376B। एंड इसकी पनिशमेंट कितनी है? 2 years to 7 years प्लस फाइन। One of the following is not a condition for determining the capacity of a male Hindu to adopt: consent of wife under certain circumstances, majority, soundness of mind, must be necessarily married। अगर कोई मेल हिंदू किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो इसमें से क्या कंडीशन नहीं होगी? कंसेंट ऑफ वाइफ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, मेजॉरिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड या मस्ट बी नेसेसरली मैरिड। ठीक है, वेरी गुड भावना एंड जतिन एंड हिमाक्षी, वेरी गुड, सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो कि इनमें से क्या एक कंडीशन नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या जो मेल हिंदू है वो अडॉप्ट कर सकता है। सबसे पहली बात देखो, अगर उसकी मैरिज हुई है तो जाहिर सी बात है उसको कंसेंट लेनी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाइफ की अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। ठीक है, तो वाइफ की कंसेंट तो उसको लेनी है। वो अलग बात है कि अगर वाइफ जो है वो अपना सन्यासी होगी या फिर वो अलग अलग कंडीशंस हैं, वो अलग बात है, पर वैसे कंसेंट ऑफ वाइफ इज़ नेसेसरी।
अगली कंडीशन मेजर भी होना चाहिए। अब देखो, कोई ऐसा तो है नहीं 5 साल का बच्चा किसी 2 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा, तो मेजर होना भी ज़रूरी होता है। साउंडनेस ऑफ माइंड, हाँ साउंडनेस ऑफ माइंड भी होना ज़रूरी है। जो बंदे को, अगर वो पागल है, अनसाउंड माइंड का बंदा है, वो खुद ही, उसको एक बंदे की ज़रूरत है उसको संभालने के लिए, वो आगे क्या अडॉप्ट करेगा किसी बच्चे को, तो ये भी कंडीशन ज़रूरी है। अब मस्ट बी नेसेसरली मैरिड, ऐसा कुछ नहीं है कि नेसेसरली मैरिड होना चाहिए। अब सुष्मिता सेन है, पर वो तो फीमेल है, पर उसने भी तो 2 लड़कियों को अडॉप्ट कर रखा है, शी इज़ नॉट मैरिड। तो हिंदू में भी ऐसा ही है, कई लोग करते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली मैरिड। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर कि मैरिड होना ज़रूरी नहीं है। चलो, हिंदू मैन wants to adopt a girl child, the difference in age between the two should be at least 21 years, 15 years, 24 years, none of the above। मैन लिखा है, ध्यान से देखना। अगर कोई हिंदू मैन, एक आदमी या फिर एक लड़का मेल, अगर वो अडॉप्ट करना चाहता है गर्ल को, गर्ल चाइल्ड मतलब एक फीमेल को, एक, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए उनकी एज के बीच में? ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सब सही आंसर दे रहे हो कि 21 ईयर्स का बेसिकली एक डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अगर ऑपोजिट सेक्स के हैं बेसिकली अडॉप्ट करने वाले, अगर देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या मज़ा रह जाएगा अगर वो मान लो कि अपने से 5 साल, अगर मान लो कि कोई पर्सन ऐसा है 18 ईयर्स का है, 13 ईयर्स की गर्ल को अडॉप्ट कर रहा है, 14 ईयर्स की कर रहा है, क्या ये बच्चों वाला रिलेशन है? नहीं, ठीक है। तो इसको आप समझो और अपना इसका आंसर आएगा एटलीस्ट 21 ईयर्स। तो एक, अगर आप ऑपोजिट किसी सेक्स को अडॉप्ट कर रहे हो तो कम से कम 21 साल का गैप होना चाहिए। लेजिस्लेचर हमारी चाहे पुराना लॉ है पर तब भी बिल्कुल स्मार्ट थी, और एक लॉ जो बनता है काफ़ी दूर दूर तक सोच के बनता है सारी पॉसिबिलिटीज़ को। Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, a wife shall not be entitled to maintenance if she is unchaste, her husband has ceased to be Hindu, suffering from a venereal disease, incommunicable form, all of the above। हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में वाइफ को मेंटेनेंस कब नहीं मिलेगा? अगर वो अनचेस्ट है, उसका हस्बैंड ने धर्म परिवर्तन कर लिया, या वो एक वेनरेबल डिसीज में है, वो बताओ। ऑल ऑफ द above इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 18 ऑफ HAMA, ठीक है, सॉरी, ऑल ऑफ द above नहीं, इफ़ शी इज़ अनचेस्ट, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 18 है वो हमको क्या कहता है, हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो हमें कहता है कि जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, अगर वो अनचेस्ट है या फिर वो हिंदू नहीं रही, ठीक है। चलो, इसका ए कर लो आंसर।
A nikah solemnized in the absence of काजी is valid, void, irregular, none of the above. अगर कोई ऐसा निकाह जिसमें कि काजी नहीं है तो क्या होएगा? निकाह करते वक्त क्या हमें काजी की ज़रूरत होती है? नहीं, कभी भी हमें काजी की ज़रूरत नहीं होती। अगर मुस्लिम लॉ में देखें वहाँ खाली एक ऑफ़र होनी चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, और उसी टाइम होनी चाहिए, सेम मीटिंग में होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और हमें 2 एडल्ट मेल मेंबर की ज़रूरत होती है, और अगर 2 एडल्ट नहीं तो 1 मेल प्लस 2 फीमेल। अब ये सुन्नी का केस है, ठीक है। शिया लॉ में तो हमें विटनेस की भी ज़रूरत नहीं होती, सिंपल सी बात है। वहाँ पर खाली प्रपोज़ल करो और अपना उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए तो आपकी शादी हो जाएगी। तो काजी की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर अगर निकाह होता है इन एब्सेंस ऑफ काजी, वैलिड निकाह है, ठीक है। चलो, एज अ जनरल रूल इंटरेस्ट इन द को पार्सनरी प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, इनहेरिटेंस, मैरिज, नन ऑफ द above. तो जनरल रूल जो इंटरेस्ट है को पार्सनरी प्रॉपर्टी में हम कैसे एक्वायर करते हैं? पैदा होते ही, इनहेरिटेंस से, मैरिज से, या फिर नन ऑफ द अबव। को पार्सनरी क्या होती है? को पार्सनरी एक नैरो बॉडी होती है, फादर सन, सन सन, ठीक है, इन सब के बीच में सन सन सन। और ये क्या होती है? एक 3 लीनियर मेल डिसेंडेंट तक होती है, 3 लीनियर मेल डिसेंडेंट। तो यहाँ पर आप जैसे ही पैदा होते हो आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ये केस किसका? मिताक्षरा का, ठीक है। दया बाग में इनहेरिटेंस से आता है, ये बात हमेशा याद रखें। तो करेक्ट आंसर इसका बाय बर्थ, जैसे ही आप पैदा हुए। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ये करेक्ट आंसर है, सारे सही आंसर दे रहे हो और अच्छी बात है। सब आंसर करो, चाहे गलत भी करो, क्योंकि गलतियां हमें याद रखती हैं, ठीक है। बाय बर्थ गलतियां तो करने आए हैं। चलो, customs are an important source of Hindu law. One of the following customs is not a feature of custom. One of the following is not a feature of custom: uniformity, certainty, conformity with public policy, none of the above.
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि कस्टम में सब कुछ ही होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म भी होते हैं, सर्टेन भी होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के कंफर्मेशन के साथ भी होते हैं। कस्टम मतलब हमारे रीति रिवाज। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कि जो कस्टम बेसिकली क्या होता है, एक कंडक्ट होता है जिसको हम काफ़ी सालों से अगर कर रहे होते हैं, वो हमारे एक कस्टम बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कस्टमरी मैरिज होती है पंजाब हरियाणा में, जब जब किसी का बड़ा भाई मर जाता है, उसकी भाभी से शादी कर लेते हैं, अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, बड़े भाई के मरने के बाद कस्टम है। और भी बहुत सारे कस्टम्स हैं पंजाब में, हरियाणा में, या फिर ऑल ओवर द कंट्री, बहुत पता नहीं कितने कस्टम्स होंगे। तो कस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, एक ऐसा कंडक्ट जो कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, और अब वो हमारा पार्ट ऑफ द लॉ भी बन जाता है। हम वो एक्शंस हैं जो कि हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, और वैलिड कस्टम जो होता है उसको फोर्स ऑफ लॉ भी मिल जाती है। और जनरल भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, लोकल कस्टम भी हो सकते हैं। तो जनरल कस्टम ऐसे होते हैं जो कि पूरी हमारी कंट्री फॉलो करती है। अब ये जो होते हैं, ये कस्टम यूनिफॉर्म होते हैं, सर्टेन होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होते। अब जैसे कि मान लो एक कस्टम हमारा था सती, और किसी पत्नी को, मतलब वाइफ को जला देना अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो कस्टम पब्लिक पॉलिसी के तो अगेंस्ट था, हमने उसको ख़त्म कर दिया। और भी कई तरीके के कस्टम्स होते हैं जो कि हम ख़त्म कर चुके हैं पहले से। अब जैसे कि कस्टम कईयों में था कि मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं मेल, तो वो कस्टम हमने ख़त्म कर दिया। कई कस्टम थे कि फीमेल कर सकती हैं, वो भी हमने ख़त्म कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट लाके। 80% जनता में तो कर दिया, 80% में। ठीक है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। ऑल ओवर द कंट्री तो अपना एक सिंगल ही मैरिज होती है आज के टाइम में। तो कस्टम्स जो हैं वो एक ऐसे होते हैं जिनको एक फोर्स ऑफ लॉ मिल जाता है। चलो, द टर्म ऑफेंस is defined under section 41, 42, 40, 43. ऑफेंस कहाँ पर डिफाइंड है आईपीसी में? 41, 42, 40, 43। ऑफेंस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सेक्शन 40 में डिफाइंड है आईपीसी के, 41 में स्पेशल लॉ है, एंड 42 में लोकल लॉ है, 43 में हमारे पास इलीगल है। ठीक है, ये सारे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब के सब। और नेक्स्ट इसमें हमने जो देखना था कि एक सेक्शन 2 क्लॉज एन है सीआरपीसी का, वहाँ भी ऑफेंस डिफाइंड है। ठीक है, 2 क्लॉज एन में तो ऑफेंस देख रहे हो तो ऑफेंस को पूरा ही देख लेना। चलो, in the IPC nothing is an offense which is done by when it is done by a child below 12 years, 7 but below 12 years, below 14 years या none of the above। कुछ भी ऑफेंस नहीं होता अगर वो किसने करा है, 12 साल के बच्चे, मतलब कि बिलो 12 ईयर्स करा है, या फिर 7 से 12 के बीच में किसी की उम्र है, ठीक है, उसने करा है। और फिर है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, डी है नन ऑफ द अबव। सोचो सोचो क्या होगा आंसर। बी, 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 ध्यान से सोचे ना।
आंसर सबके सब कि इनमें से क्या ऑफेंस नहीं है व्हेन इट इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज या अबव 7। ध्यान से देख लो आंसर को दिमाग लगा के। बट बिलो 12 ईयर्स 7 से 12 साल, बिलो 14 ईयर्स या नन ऑफ द अबव। एक डोली कपैक्स भी होता है, डोली इन कपैक्स भी होता है। अबव 7 एंड बिलो 12, जागृति ए, मानसी डी, प्लेबैक डी के प्लेबैक डी है करेक्ट आंसर। दिमाग से सबके सब एप्लीकेशन ऑफ माइंड्स देखो क्या आंसर कर रहे हो सबके सब कि 12 साल, 7 से 12 साल नहीं है सही आंसर, बिलो 7 ईयर्स है। क्योंकि 7 से 12 में 83 में हमने लिखा हुआ है कि 7 से 12 साल वाला जो भी पर्सन होएगा वो जिम्मेदार होएगा अगर उस पर सफिशेंट मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब एक केस है, मैं नाम भूल गया, एक मुस्लिम एरिया होता है एंड वो भी मुस्लिम होता है लड़का, वो 9 साल का होता है। रायट्स जब होते हैं वो तलवार लेके मार रहा होता है सबको, हिंदुओं को। तो उस केस में क्या होता है कि उसको हमने गिल्टी करा बिकॉज वो हम देखते हैं उसको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग थी। नमाज ख़त्म होते ही वो अपना मारने के लिए बाहर निकल गया था और उसने मारा भी, तो वहाँ पर उसको बुक करा था गिल्टी। और जो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, बिल सेक्शन 82 क्या कहता है, 7 ईयर्स या उससे बिलो। तो ये है डोली इनकपैक्स, जो मर्जी हो जाए इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। सेक्शन 83 क्या कहता है, 7 से 12 डोली कपैक्स, अगर सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लायबल ठहराते हैं। चलो, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन बाय जेड किल्स वाई जेड्स चाइल्ड, ए इज गिल्टी ऑफ। ए जो था उसको ग्रेव प्रोवोकेशन करी जेड ने मार दिया उसने वाई को जो कि जेड का एक बच्चा है। ए इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट या नो ऑफेंस एज ही वॉज अंडर प्रोवोकेशन। ए जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन बाय जेड, प्रोवोकेशन किसने करा, जेड ने, मार दिया उसने वाई को, जेड के चाइल्ड को। ए किसके लिए गिल्टी होएगा, कल्पेबल होमिसाइड, ए इज करेक्ट, ए वीरेंद्र। देखो सिंपल सी बात है, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है आपको उसी को मारना चाहिए ना, या उसके बच्चे को। नो, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है बेसिकली डेथ उसी की ही कॉज करी जाती है, तो कल्पेबल होमिसाइड में वो आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर मर्डर है, जो इसका मर्डर है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको डेथ करनी है तो उसकी करो ना जिसने बेसिकली आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन करा, ना कि उसकी जो कि उसका बच्चा है या किसी और चीज। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, अ पब्लिक सर्वेंट एक्ट कमिटिंग रेप ऑन वुमेन इन हिज कस्टडी शैल बी
punishable with rigorous imprisonment up to 7 years, up to 8 years, up to 10 years, none of the above. थ्री 76 में पब्लिक सर्वेंट जो कि रेप कर रहा है ऑन अ वुमेन इन हिज कस्टडी, उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी? 7 साल, 8 साल, 10 साल, नन ऑफ द अबव। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, चलो ठीक ठीक है, चलो। A crime under section 399 can sufficiently attract punishment under the IPC at the stage of intention, preparation, attempt या commission। इसके क्वेश्चन में ही मतलब कि इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है। 399 डील करता है। थ्री 399 है ही क्या? प्रेपरेशन टू कमिट डकैती। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ऑफेंस होता है अटेम्प्ट से, जनरली कमीशन होता है या अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट से स्टार्ट होता है, पर कभी भी प्रेपरेशन जो है नहीं होता। सबसे पहली बात हम इंटेंशन फॉर्म करते हैं, दूसरे नंबर पे प्रेपरेशन करते हैं, तीसरे पे अटेम्प्ट, फोर्थ पे कमीशन। ये नहीं होता पनिशेबल, मतलब यही पनिशेबल होता है अटेम्प्ट और कमीशन हमेशा, पर कुछ केसेस में प्रेपरेशन भी आपकी पनिशेबल है, जैसे कि टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट 122, preparation to commit depredation on the territories of any power, peace with government of India 126, preparation to commit dacoity, या फिर कोई अपना काउंटरफीट कॉइन को पोजेशन में रखना, बेचना उन्हें 223, 235, इन सब ऑफेंसेस हैं। 257 में ऑफेंस है। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन भी आपकी पनिशेबल है। लास्ट 511 IPC applies to offences punishable under IPC, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, ऑल ऑफ द अबव। अटेम्प्ट किस पे अप्लाई होता है? डी ए। देखो प्रेपरेशन, ये जो 511 है अटेम्प्ट जो होता है ये अप्लाई होता है खाली IPC पे, स्पेशल और लोकल लॉस पर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, कई बार आती है, कंफ्यूजिंग लगती है, पर IPC और स्पेशल लॉ पर अप्लाई नहीं होता, ये खाली IPC पर अप्लाई होता है, स्पेशल और लोकल लॉ पर अप्लाई नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट एक थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, जैसे ही कमीशन होने वाला होता है, मैंने जैसे पिछली बार बताया, उससे पहले अटेम्प्ट होता है। ठीक है, अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो कमीशन हो जाता है, अगर अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहे तो वो हमेशा अटेम्प्ट ही रह जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी के ऊपर गोली चलाई और गोली बेसिकली उसे नहीं लगी तो आपने अटेम्प्ट तो करा ना अपनी तरफ से, उस पर नहीं लगी तो वो एक अलग बात है।
और इसमें कई तरीके के ऐसे ऑफेंस भी होते हैं जो कि हमारे अटेम्प्ट में भी पनिशेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप ऑफेंस कर रहे हो स्टेट के अगेंस्ट, या फिर आप प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहे हो, असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, गवर्नर को करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। या फिर आप अपना अटेम्प्ट टू सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, 393, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी 511 में जनरल प्रोविजंस, इसके बहुत सारे हैं, 124A, 125, 161, 391, 302, सॉरी 307, 308, 393, 309, 511, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो कि खाली अटेम्प्ट को पनिशेबल करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी को अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकता है। 15,000 फीस है, वेलकम मार्क्सी 3,000 पर मंथ आप दे सकते हो अगर आपको, पर वो 6 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी अगर देनी है। किसी को ज्वाइन करनी है वो भी कर सकता है, किसी को क्लास से डाउट हो वो भी पूछ सकता है। चलो, क्वेश्चन 83। ठीक है, विच सेक्शन हरियाणा एविक्शन ऑफ टेनेट्स 10, 11, 12, 13। वेलकम भावना, भावना छाबड़ा।